Good morning, everyone. Welcome to our official YouTube channel that is Study Logical. My name is कमल छाबड़ा। तो आप जैसे ही आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम को लेके, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के सेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था 2016 में आया हुआ 29 ऑफ मार्च की शिफ्ट 1 का पेपर 1 का क्वांट एंड रीजनिंग का सेशन जो है हमने शुरू किया। तो आई होप आप सभी ने वो देख लिया होगा, अगर नहीं भी देखा तो इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसी सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि 50 या 50 प्लस आपके क्वेश्चंस जो हैं वो क्वांट और रीजनिंग सेक्शन से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर का सेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी जो पहली क्लास थी हमने उसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज इसी सेशन को या उसी क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर का था उसे ही कंटिन्यू करते हैं आज हम। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक या शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके जितने भी वीडियोस बनने वाली हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, अभी तक आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए बाय द नेम स्टडी लॉजिकल। चलिए गाइस, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हेयर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन और 26th क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन पे स्किप किया था। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि राज स्कोर्ड 67, 69, 78 एंड 88 इन 4 of his subjects. What should be his score in 5th subject so that his average equals to 80? राज ने 5 में से 4 सब्जेक्ट में डिफरेंट मार्क्स से स्कोर किया है, ये आपको डाटा गिवन है। ठीक है, आपको 5वें सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, बट कंडीशन ये है कि वो 5वें सब्जेक्ट में 5th सब्जेक्ट में कितना स्कोर करेगा तो के जिससे उसकी जो एवरेज है वो किसके इक्वल हो जाए, 80 के इक्वल हो जाए। तो इसे मैं गाइस 2 तरीकों से करवाऊंगा। पहले तो ट्रेडिशनल मेथड समझिए। ठीक है, अब आप सभी को एवरेज पता है क्या होती है, आप सभी को एवरेज पता है क्या होती है। ठीक है, कि सभी नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय क्या होती है एवरेज, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स, यही होती है एवरेज। ठीक है, तो मतलब कि उसके थे 5 सब्जेक्ट्स, तो जिसमें कि आपको 67, 69 प्लस 78 प्लस 88 और 5th सब्जेक्ट क्या थे, क्या कितने मार्क्स थे आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, तो हमें उसकी एवरेज जो है वो किसके इक्विवेलेंट चाहिए, 80 के इक्विवेलेंट चाहिए होगी। क्लियर है गाइस, ये 80 के इक्विवेलेंट चाहिए होगी। ठीक है, तो मतलब कि हम यहां पर अगर देखें तो इन सभी का सम कितना आएगा, पहले तो ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इन सभी का सम देखिए कितना आएगा, पहले सभी को ऐड करके जितना भी रहेगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 400 ये हो जाएगा। अगर हम इन सभी को ऐड करें गाइस तो सम देखिए कितना बनता है, 67 प्लस 69 कितना हो गया, 136। 136 प्लस पहले 74 ऐड करते हैं, 74 ऐड करते हैं, 210 प्लस 4 कर दो 214, फिर आगे 88 और ऐड करना है। 88 जब हम और ऐड कर देंगे तो यहां पर नंबर कितना आएगा, यहां पर सभी का सम करने पे 302। 302 प्लस एक्स इज इक्वल टू 400, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98। दैट मीन्स कि मतलब कि उसे आखिरी 5th सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना पड़ेगा, 98 स्कोर करना पड़ेगा, जिससे उसकी जो पांचों सब्जेक्ट की जो एवरेज है ओवरऑल वो कितने निकलेगी, 80। तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था गाइस, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब इसे शॉर्टकट से कैसे करना है उसकी टेक्निक सुनिए। लेट अस सपोज, अब आपको पता होगा एवरेज नंबर क्या होता है, मिडिल वैल्यू का नंबर। ठीक है, मतलब कि जो 80 है वो इन सभी नंबर्स की मिडिल वैल्यू है। तो अब देखिए 80 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, 78 और कौन है, 69 और कौन है, 67। ठीक है, और 80 से बड़ा नंबर कौन है, 80। 80 से बड़ा नंबर कौन है यहां पर, 88।
ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स अवेलेबल थे। मतलब कि 80 जो है वो इन सभी के सभी नंबर्स की एवरेज होनी चाहिए मिडल में। मतलब कि जितना गैप 80 के लेफ्ट वाले नंबर्स में होगा उतना ही गैप 80 के राइट वाले नंबर्स में भी होगा। ठीक है, अब आपको जो है इन दोनों का गैप जो है वो मेंटेन करना है। मतलब यहां का जो गैप है और यहां जो गैप है वो सेम होना चाहिए। एवरेज आइडेंटिफाई करने का एक वे और शॉर्टकट बता रहा हूं, देखो 78 80 से कितना कम है, -2। 69 80 से कितना कम है, -11। और 67 80 से कितना कम है, -13। तो यहां पर जो गैप है या डिफरेंस है, ये तीन नंबर्स जो है वो 80 से कितना कम है, तो 80 से देखिए वो कितना कम हो रहे हैं, वो 26 कम हो रहे हैं। ठीक है, ये ओवरऑल नंबर्स जो हैं अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड करूं तो ये 80 से कितना कम हो रहे हैं, 26 कम हो रहे हैं। तो अगर 80 सभी नंबर्स की एवरेज है तो जितना यहां पर माइनस हो रहे हैं नंबर्स उतने ही उसके राइट में ऐड भी होने चाहिए, उतना उसके राइट में ऐड भी होने चाहिए। जिसमें कि हमें एक नंबर गिवन है कितना, 8, 88 गिवन है। मतलब यहां पर 8 तो इंक्रीमेंट लग गया, टोटल इंक्रीमेंट यहां पर आपको राइट में कितना चाहिए था, 26 का, जिसमें कि 8 का इंक्रीमेंट लग चुका है। और कितना इंक्रीमेंट लगना बाकी है, 18 का इंक्रीमेंट लगना बाकी है। किसमें इंक्रीमेंट लगेगा, इस 80 में ही लगेगा। अगर 88 की बात करूं तो उसमें 8 का इंक्रीमेंट 80 में लगा, तो फर्दर 18 का इंक्रीमेंट भी तो इस 80 में ही लगेगा। तो कितना आ जाएगा नंबर आपका, 98। तो ये आपका फिफ्थ नंबर है या फिफ्थ सब्जेक्ट है जिसमें कि उसको अगर इन 98 स्कोर करना पड़ेगा, जिससे उसकी एवरेज कितनी निकल के आएगी, 80 निकल के आएगी। तो ये गाइस इस क्वेश्चन का शॉर्टकट था और ये इसका मैनुअल या ट्रेडिशनल मेथड था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलेंडर। अगर क्रिसमस वॉज ऑन संडे इन 2011, व्हाट डे विल इट बी ऑन 2012? मतलब कि क्रिसमस की अगर बात करें तो आपको पता है कि वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो 2011 में जो क्रिसमस डे था वो किस दिन था, संडे को सेलिब्रेट हुआ था। तो बताइए क्रिसमस डे जो है वो 2012 में किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए गाइस, अगर मैं 2012 की अगर मैं एक नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर की तरफ स्विच करूं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं मुझे 2011 से या 2010 से 2011 पे स्विच करना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गाइस बेसिक टर्म्स के एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा आपको। जैसे कि आपने लेट अस सपोज इस साल जो है अपना बर्थडे जो है, लेट अस सपोज हम एक नॉर्मल ईयर में हैं और आगे आने वाला साल भी एक नॉर्मल ईयर है। इस साल आपने जो अपना बर्थडे है वो मंडे को सेलिब्रेट किया था, ठीक है, तो आप उसी दिन ही जज कर लेते हैं, अच्छा आज मैंने अपना बर्थडे जो है वो मंडे को सेलिब्रेट किया है, मतलब अगले साल मेरा बर्थडे जो होगा वो कब सेलिब्रेट होगा, ट्यूसडे के दिन। प्लानिंग एक साल पहले ही शुरू हो जाती है। वो किस वजह से होता है, एक ऑड डे की वजह से, क्योंकि जैसे ही एक नॉर्मल ईयर कंप्लीट होगा तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे, जिसकी वजह से एक दिन हमारे पास बढ़ जाता है। अब यही कंडीशन आपकी लीप ईयर के साथ भी होती है। जब भी आपका लीप ईयर कंप्लीट होता है तो उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम नॉर्मल ईयर से दूसरे नॉर्मल ईयर पे स्विच करते हैं, जैसे कि हम 2010 से 11 में स्विच करेंगे, तो उसमें हर डेट के कंपैरिजन में दिन एक एक बढ़ेगा, ठीक है। बट जब हम एक लीप ईयर की तरफ स्विच करते हैं तो इसमें जो है आपको 29 फरवरी एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। मतलब अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो संडे के बजाय अगला साल हमें क्या अवेलेबल होता, मंडे अवेलेबल होता। बट इसमें देखो 29 फेब इंक्लूड हुई है तो मंडे नहीं, एक और दिन बढ़ाना होगा। कौन सा डे अवेलेबल होगा, ट्यूसडे। जैसे आप एक नॉर्मल ईयर टू लीप ईयर स्विच करते हैं आफ्टर 29 फेब तो हमेशा आपको 2-2 दिन बढ़ाने हैं। अगर आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में स्विच करते हैं बिफोर 29 फेब तो आपको एक एक दिन बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझने वाला था गाइस। तो संडे अगर 25 दिसंबर 2011 को था तो 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन हो जाएगा, ट्यूसडे, क्योंकि ये लीप ईयर है और लीप ईयर की वजह से इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, इसलिए हमारा यहां पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 28th, 9th एंड 30th। चलिए, तो इसमें आपको क्या गिवन है, एक सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ।
5 गर्ल्स आपको अवेलेबल हैं जो सारी की सारी कहां फेस करनी है, नॉर्थ की तरफ। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, रूही एंड मनाली रिस्पेक्टिवली आर सिटिंग ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ऊर्जा। देखिए आपको रिस्पेक्टिवली टर्म गिवन है, मतलब क्रमश सीक्वेंस पिक करना है आपको, ठीक है, कि मतलब रूही जो है वो ऊर्जा के कहां बैठी है, राइट में, और मनाली जो है वो ऊर्जा के कहां बैठी है, लेफ्ट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले अरेंज कर देते हैं किसी भी लाइन में ऊर्जा को। ऊर्जा के राइट दाहिने तरफ कौन बैठा हुआ है, पहला पर्सन देखिए रूही है, और ऊर्जा के लेफ्ट में मतलब बाईने तरफ कौन बैठी हुई है, मनाली बैठी हुई है। तो 5 में से 3 पर्सन हमारे अरेंज हो चुके हैं। अगली लाइन देखिए क्या है, ध्वनि इज सिटिंग बिटवीन मनाली एंड तान्या। ध्वनि जो है वो मनाली और तान्या के सेंटर में या बिटवीन में बैठी हुई है। तो मनाली देखो यहां ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, तो हमें जो है तान्या यहां पर अरेंज करनी होगी, तो ही इन दोनों के इन बिटवीन कौन आ पाएगी, ध्वनि आ पाएगी। सिंपल सा अरेंजमेंट था गाइस, 5 पर्सन ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो हमें यहां पर गिवन था कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ध्वनि एंड रूही, कि ध्वनि और रूही के बीच में कितने पर्सन है। तो आपके सामने है गाइस, यहां पर कितने पर्सन आ रहे हैं, 2 पर्सन आर देयर, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। हु इज सिटिंग इन द मिडल, रो के मिडल में कौन है, क्लियरली पता चल रहा है रो के मिडल में कौन आ रहा है, मनाली आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ तान्या, इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल दाहिने ओर, ठीक है, इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल, जस्ट इमीडिएट। तो तान्या के इमीडिएट राइट में देखो कौन बैठा हुआ है, तान्या के इमीडिएट राइट में ध्वनि बैठी हुई है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर गाइस आपको सिटिंग और पजल का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसी अरेंजमेंट से रिलेटेड, वो आपके कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, तो ये आपके फ्री के मार्क्स बनते हैं, फ्री के नंबर बनेंगे गाइस। बस आपको इनको अरेंज थोड़ा ध्यान से करना होगा। मतलब एक क्वांट और रीजनिंग का ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो विद 100% एक्यूरेसी। तो इसे इंप्रूव कर लो गाइस, इसके ऊपर होल्ड बना लो, क्वेश्चन मैं कमिट करता हूं कि पक्का क्लियर होगा आपका, ठीक है, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। चलिए जी मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड आउट द ऑड वन आउट, विषम संख्या निकालें। ठीक है, तो विषम संख्या से रिलेटेड हमने प्रीवियस सेशन में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो हमने इसमें से देखना है कि विषम संख्या इनमें से कौन सी है। तो ध्यान से देखें, अगर हम इस बड़े नंबर से स्टार्ट करें तो ये बड़ा नंबर क्या है, 216, तो ये किसका घन है, किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। इसी तरह हम क्रॉस चेक करें तो ये 125 125 भी किसका घन है या किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो 1 की बात करें तो ये भी 1 का क्यूब है। तो आपको ये जो रिलेशन है वो मेंटेन करना है, ठीक है, तो ये 3 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए था, हालांकि ये क्या गिवन है आपको, 6 का स्क्वायर गिवन है, मतलब यहां पर ये सीक्वेंस ब्रेक हुआ, मतलब कि 36 जो है यहां पर आपकी एक ऐसी संख्या है जो बाकी संख्याओं या नंबर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट रूल ही फॉलो कर रही थी, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। 33 क्वेश्चन देखिए अगला, अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 टैप्स x एंड y इन 5 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। फिर से आपको एक टर्म गिवन है, क्रमश रिस्पेक्टिवली, मतलब के 2 टैप्स या टूटियों की बात की गई है जिसमें जो टैप x और y जो है वो कब कब टैंक को फिल करते हैं। x जो है वो 5 घंटे में फिल करता है और y टैप जो है वो 10 घंटे में फिल करता है, ठीक है। बट यहां पर एक और टैप हमें गिवन है, कौन सा, Z टैप गिवन है, जो उसी टैंक को 20 घंटे में खाली भी करेगा, 20 घंटे में खाली भी करेगा, मतलब Z टैंक जो है वो 20 घंटे में टैंक को क्या है, खाली करता है। अगर ये टैंक X जो है भरता है तो हम प्लस में लगा देते हैं, जो खाली करता है उसे माइनस में रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि इन हाउ मेनी आवर्स कैन द टैंक बी फिल्ड इफ ऑल द 3 टैप्स आर केप्ट ओपन, कि अगर इन तीनों की तीनों टैप्स को एक साथ ओपन किया जाए तो हमें बताना होगा टैंक जो है वो कितने घंटों में भरेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट देखिए ध्यान से क्या है, मैंने इससे रिलेटेड पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन करवाया है जिसमें टाइम एंड वर्क का था, ये पाइप एंड सिस्टम्स का है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है गाइस, हम निकाल लेते हैं इनका ऑल यूनिट वर्क कितना होगा, मतलब ये एक साथ मिलके कितना यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल लेते हैं। उसे कैसे फाइंड आउट करना है, सभी का एलसीएम लेके।
अगर मैं सभी का एलसीएम लूं 5, 10 और 20, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 20। मतलब उन्होंने मिलके 20 यूनिट्स काम करना है। ओवरऑल कितने घंटों में करना है मुझे नहीं पता, ठीक है, अब यही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो ओवरऑल 20 यूनिट्स काम करेंगे, ठीक है। अब x जो है वो 5 घंटे में भरता है, y 10 घंटे में भरता है और z 20 घंटों में खाली करता है। मतलब के 20 घंटों में खाली करना, 10-10 घंटों में भरना। तो हम देखेंगे उन्होंने पर यूनिट काम कितना किया, एक घंटे में उन्होंने कितने यूनिट काम किया। अब ध्यान से देखिए, अगर टोटल काम 20 यूनिट था, मतलब के x ने एक घंटे में 4 यूनिट काम किया होगा, तभी तो वो 5 घंटों में 20 यूनिट काम कर पाता है। क्लियर है। अब y ने एक घंटे में 2 यूनिट काम किया होगा, तभी तो वो 10 मिनट में या 10 घंटों में 20 यूनिट काम कर पाता है। अब z ने जो है एक घंटे में 1 यूनिट काम किया होगा, तभी तो वो 20 घंटों में 20 यूनिट का काम वो है जो टैंक को खाली कर देता है। मतलब के हमने यहां पर क्या किया, उनका पर यूनिट काम निकाल दिया कि एक घंटे में वो पर यूनिट कितना काम करते हैं। मतलब एक घंटे में x जो है वो 4 यूनिट काम करता है, एक घंटे में y जो है वो 2 यूनिट काम करता है और एक घंटे में z जो है वो सिर्फ 1 ही यूनिट काम कर पाता है। मतलब कि अगर मैं इन तीनों की तीनों टैब्स को एक साथ ओपन करता भी हूं तो टोटल काम देखिए कितना हुआ, 4 और 2 6। बस z तो उस काम को माइनस में लेके जा रहा है, तो मतलब के 4 और 2 6 हो गए, -1 करें तो मतलब एक घंटे का उन्होंने इकट्ठे मिलके कितना काम किया, 5 यूनिट काम किया। सभी को क्लियर होना चाहिए पॉइंट। हमने यही देखा ना कि उनका पर यूनिट वर्क कितना है, ठीक है, पर यूनिट वर्क उनका कितना है एक घंटे में, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका माइनस में 1 है। क्यों माइनस है, क्योंकि ये टैब जो है वो टैंक को खाली कर रही है। ये दोनों भर रहे हैं तो इनको प्लस में रखा, ये खाली कर रहे हैं तो इसको हमने माइनस में रखा। मतलब के तीनों ने मिलके एक घंटे में 4 और 2 6 -1 5 यूनिट काम किया। अगर वो एक घंटे में 5 यूनिट बना रही हैं तो 20 यूनिट बनाने में उनको कितना टाइम लगेगा। ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई 4 कर दें तो हमें तो यहाँ पर 20 यूनिट कंप्लीट करने हैं ना, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। तो मतलब कि उन्हें 4 घंटे काम लगेंगे ये पूरे का पूरा काम करने के लिए, ठीक है, अगर तीनों की तीनों टैब्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4 आवर्स। बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे जो आप करते हो, पर यूनिट निकालने के बाद 1/5 + 1/10 - 1/20, ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं आपका टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि आपको वही चीज तो करनी ही पड़ेगी। देखो वही चीज सेम करनी पड़ेगी। कितना हो गया 5/20, ये पर यूनिट हुआ, पर टोटल टाइम कितना लगेगा 20/5, दैट इज 4 आवर्स। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड हो गया, जिसमें कि आपको हर एक बुक में इससे रिलेटेड सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। चलिए मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 34। अब आपको यहां पर देखना था कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। तो सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर पता होनी चाहिए क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं। जो भी हिंदी में देंगे एग्जाम, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, या तो वो एक पे डिवाइड होते हो या तो अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हो। जैसे कि पहला प्राइम नंबर हम बात करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। तो आपको बताना होगा हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100। 50 और 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो ये आपको वर्बली पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। जैसे कि पहला प्राइम नंबर क्या होगा 50 और 100 के बीच में 53, ठीक है। 53 के बाद क्या हो सकता है 59 होगा, उसके बाद कौन सा होगा 61 होगा, ठीक है। 61 के बाद कौन सा होगा 67 होगा, 67 के बाद कौन सा होगा 71, ठीक है। 71 के बाद 73 भी एक प्राइम नंबर है। 73 के बाद कौन सा होगा 79, फिर आपका क्या नंबर आ जाएगा 83। 83 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 100 तक देख रहे हैं हमें। 83 के बाद कौन सा ऐसा है जो एक प्राइम नंबर है 87। उसके बाद कौन सा होगा 93, सॉरी 93 3 के टेबल पे आता है, 97 हो जाएगा, ठीक है। तो काउंट कीजिए कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपको मैन्युअली करने ही पड़ेंगे गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर भी एक फिर से आपको विषम संख्या निकालनी है, फाइंड आउट द ओड वन आउट। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब इनमें से जो देखो आपको कंप्यूटर की टर्म्स गिवन है, ये तो आपको पता होने चाहिए।
अगर मैं इन सभी की बात करूं, अगर मैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव की बात करूं या डिजिटल कैमरा या कॉम्पैक्ट डिस्क, अगर हम इसको नहीं भी लेते हैं तो ये किस काम आती हैं? ये किस काम आती हैं? ये डाटा स्टोर करने के काम आती हैं। चाहे मैं हार्ड ड्राइव की बात करूं या कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी की बात करें या डिजिटल कैमरे की भी बात करें, इन सभी में क्या होता है, हमारा सारे का सारा डाटा जो है वो स्टोर होता है, डाटा हमारा स्टोर होगा। तो यहां पर कीबोर्ड ही एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि ये आपका बाकियों के कंपैरिजन में एक डिफरेंट ऑप्शन है, क्योंकि अगर कीबोर्ड की बात करें तो ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है गाइस, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस में काम होता है, बाकी जितने भी आपके ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एज अ स्टोरेज डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 3 bells ring at intervals of 15, 20 and 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 बेल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्रमश किस किस टाइम पे इंटरवल पे बढ़ती हैं या गैप में बजती हैं? 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के गैप पे रैंग्स होती हैं। तो हमें बताना है इफ दे ऑल रैंग एट 11 AM टुगेदर, अगर तो वो एक साथ 11 बजे इकट्ठी बजी थी, एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, तो वो दोबारा कब बजेंगी एक साथ। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए कि 3 बेल्स जो हैं, एक बेल जो है वो 15 मिनट के बाद बजती है, दूसरी 20 के बाद और तीसरी 30 मिनट के बाद बजेगी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब हुआ क्या, आज 11 बजे तीनों की तीनों रिंग्स बेल्स जो हैं एक साथ बजी, 11 बजे, सुबह 11 बजे। तो आपको बताना होगा कि ये दोबारा कितने टाइम के बाद एक साथ बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अब यहां पर देखो आपको रेस का भी ऑप्शन आ सकता है कि 3 पर्सन एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, वो इतने मिनट में चेज करता है वगैरह वगैरह, होगा इस तरह का ही, बस पैरामीटर चेंज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने की एक ही ट्रिक है, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। जो भी आपको ये मिनट्स की वैल्यू गिवन है, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम देखें तो यहां पर कितना आएगा, इन सभी का एलसीएम 60 आएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 60 मिनट्स के इंटरवल के बाद ये दोबारा बजनी चाहिए, मतलब कि जो भी आपकी यहां पर एलसीएम वैल्यू आएगी उतना ही टाइम आपको एक्सीड कर देना है। ठीक है, अगर यहां पर 100 सेकंड आ जाता या 100 मिनट आ जाता तो 11 में ही 100 मिनट हम एक्सीड कर देते। अगर 200 मिनट आ जाता तो 11 बजे में ही 200 मिनट हम एक्सीड कर जाते। अब यहां पर 60 मिनट की बात हुई है, 60 मिनट का मतलब कितना होगा, 1 घंटे की बात हो रही है। अगर हम 11 में 1 घंटा बजाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोपहर के 12 बज जाएंगे। ठीक है, दोपहर के 12 बजेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत इजी लेवल रहेगा। अगला देखो, 5 स्टूडेंट्स प्रियंका, सुनील, आशा, मैरी एंड रेयाना, आपको नेम गिवन है और वो सारे के सारे क्या हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं। प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेयान। ठीक है, मतलब के प्रियंका और सुनील जो है रेयान के आगे की तरफ खड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखो लाइन क्या है, वो बात का मैटर है, किस तरह से अरेंज्ड है हमें नहीं पता, बट इतना बोल दिया कि रेयान से पहले ये खड़े हुए हैं वो लाइन में। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा, कि सुनील जो है वो रेयान और आशा के इन बिटवीन है। ठीक है, सुनील की बात कर रहे हैं। अब अगर वो रेयान और आशा के इन बिटवीन है गाइस, तो हमें ये नहीं पता कि सुनील जो है वो आशा के लेफ्ट में बैठा हुआ है या राइट में। सिमिलरली वो हमें नहीं पता कि वो रेयान के लेफ्ट में है राइट में। मतलब हम इनसे रिलेटेड दो केसेस बना सकते हैं, आपकी पहली कंडीशन भी वैलिड है और आपकी दूसरी कंडीशन भी वैलिड है। आगे देखिए, बिटवीन सुनील एंड मैरी रेयान इज स्टैंडिंग, सुनील और मैरी के बीच में कौन खड़ा हुआ है, रेयान खड़ा हुआ है। तो सुनील और मैरी के बीच में अगर रेयान आएगा गाइस, तो अगर रेयान यहां पर है, यहां पर भी आ रहा है सुनील और मैरी के बीच में, तो मैरी को यहां होना होगा, तभी उन दोनों के बीच में रेयान आ पाएगा। पहले केस में मैरी को यहां पर होना होगा, तभी तो सुनील और रेयान के मैरी के बीच में कौन आ पाएगा, रेयान आ पाएगा। तो यहां पर एक लाइन और भी गिवन थी कि प्रियंका और सुनील जो हैं अहेड ऑफ रेयान है। रेयान के अहेड में कौन कौन है, प्रियंका भी है और सुनील भी है रेयान के अहेड में। बट यहां पर देखें कि रेयान के बिहाइंड में पीछे की तरफ आ रहा है सुनील, बट आपको तो सुनील अहेड में चाहिए, मतलब ये केस कैंसिल। तो रेयान के अहेड में कौन होना चाहिए, सुनील तो आ चुका है और यहां पर कौन आ जाएगी,
प्रियंका आ जाएगी। तो ये आपके 5 पर्सन जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं। तो यहां पर हमें बताना था हु इज द फर्स्ट इन द लाइन, तो लाइन का फर्स्ट पर्सन कौन है, प्रियंका। ठीक है, तो अगर आपको वहां पर कुछ भी ना गिवन हो, हमेशा आपको अपने लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं तरफ ही काउंट करना है। लेफ्ट से पहला पर्सन ये होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। चलिए अगला करते हैं। एज हाइट इज 5/8 ऑफ बीज हाइट। ए की जो हाइट है, ठीक है, वो बी की हाइट का कितना है, 5/8वां हिस्सा। 5/8वां हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब कि 8 गुना जो एज की ए की हाइट थी वो बी की हाइट का 5 गुना हो गई। अगर मैं 8 को यहां ले जाता हूं तो ए की हाइट का 8 गुना जो है वो बी की हाइट का क्या है, 5 गुना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि ए की जो हाइट है वो बी की हाइट का 5/8वां हिस्सा है। सिंपल एक फ्रैक्शन केस है। तो हमें बताना था व्हाट इज द रेशो ऑफ बीज हाइट टू एज हाइट। हमें रेशो बतानी है, अनुपात बताना है, किस किस का, बी की हाइट और ए की हाइट का। तो बी की हाइट पहले बोली गई है तो इसका आंसर क्या रहेगा, 5/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल है। सिंपल से केसेस हैं गाइस, इतने आसान लेवल के क्वेश्चन आए थे देखो 2016 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मैन ट्रेवलिंग बाय बस finds that the bus crosses 35 electric poles in 1 minute। अब एक आदमी जो है वो ट्रेवल कर रहा था किसमें, एक बस में। ठीक है, अब उसने देखा कि उसने 1 मिनट के अंदर 35 बिजली के खंभों को क्रॉस किया है। 35 इलेक्ट्रिक पोल्स को जो है 1 मिनट में क्रॉस करता है, मतलब 60 सेकेंड में क्रॉस करता है। अब यहां पर आपको बताना था एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 50 मीटर। अब देखो इस तरह के 35 पोल लगे हुए थे, हर दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने मीटर का है, 50-50 मीटर का, इस तरह से। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। आपको फाइंड आउट करना है कि बस की स्पीड या गति क्या थी, आपको स्पीड निकालना है। अब सुनिए ध्यान से, हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटा समय। गति का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा समय। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 35 पोल का, 35 खंभों को ट्रेवल किया है, और हर दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 50-50 मीटर का था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं यहां पर 4 पोल हैं, अगर उनके बीच का जो गैप है 50-50 मीटर का है, 50-50 मीटर का है 4 पोल्स, अगर गैप उनके बीच में 50-50 मीटर का है तो उसने टोटल डिस्टेंस ये कितना कवर कर लिया, 150। अब इसे ये तो नहीं बोलोगे ना, अच्छा 4 पोल हैं हर एक के बीच में 50 का गैप है तो 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया, गलत, ऐसा नहीं करना। वो पहले पोल से तो स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट की आपको डिस्टेंस काउंट करनी है, इसको इग्नोर करके चलिए, यहां से तो चलना वो शुरू कर रहा है, तो 50-50-50 कितना हो गया, 150। मतलब कि वो अगले 34 पोल को जब क्रॉस करेगा तो 34 अगले 34 पोल्स को क्रॉस करने के लिए उसे 50-50 मिनट का गैप ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसे 35x50 नहीं करना, 34x50 करना है, क्योंकि वो पहले पोल से अपनी जर्नी को शुरू कर चुका था। ठीक है, तो ये उसका ओवरऑल डिस्टेंस हो गया, इतनी दूरी उसे तय करनी पड़ी, कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट में ट्रेवल करना पड़ा, मतलब के 60 सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है गाइस ये मीटर में है और ये वैल्यू किस में आ गई, सेकंड्स में है। ठीक है, क्योंकि अगर हम करते हैं तो मीटर पर मिनट में आपकी यूनिट्स निकलते, इसलिए हमने इसे मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। तो जब हम इसे मीटर पर सेकंड की वैल्यू में देखेंगे तो कितना आ रहा था, 34 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 60। बट हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, किलोमीटर पर आवर में, यूनिट्स काफी मैटर करते हैं। तो अगर गाइस अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम किसी भी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता ही होगा शॉर्टकट है 5/18 से। बट अगर किसी भी वैल्यू को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, तो हमने मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू आई, देखो हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने लगे। तो किलोमीटर पर आवर में जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो इस वैल्यू को 18/5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बट सिंपल सा केस है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 3 18 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 34 इंटू 3 हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा गाइस, 102 किलोमीटर
पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। मतलब कि उस बस की स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर की होगी, जिससे वो 1 मिनट के अंदर 35 इलेक्ट्रिक पोल्स को कंप्लीट करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या क्रॉस करेगा, जिसमें हर एक पोल के और दूसरे पोल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 50 मीटर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको मोस्टली पूछा ही जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन में होती है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो देखो, आपको क्या लिखा हुआ है, अमेरिका का कोड गिवन है, इंडिया का कोड गिवन है। ध्यान से देखिए, अमेरिका का कोड गिवन है, आपको क्या गिवन है नंबर की फॉर्म में 173465 और आपको इंडिया का कोड भी गिवन है। ठीक है, इंडिया का कोड क्या गिवन है 68961। ठीक है, आपको बताना है कनाडा का कोड क्या होगा। ठीक है, इसे हम रीजनिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं गाइस अल्फाबेट टू नंबर की टाइप। अल्फाबेट की टू नंबर की टाइप मतलब जितने भी आपको वर्ड में लेटर्स अवेलेबल हैं, हर एक लेटर का कोड किस फॉर्म में है, एक नंबर की फॉर्म में। तो ध्यान से रियलाइज कीजिए, यहां पर ए का कोड क्या आ रहा है 1, इधर भी ए का कोड क्या है 1 आ रहा है, यहां पर भी देखें तो ए का कोड क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब और क्रॉस चेक करिए, देखिए कुछ नंबर्स के कोड आपको सिमिलर अवेलेबल होंगे, जैसे कि आई का कोड चेक करो, यहां पर क्या है 6, यहां पर भी देखो आई आ रहा है 2 बार, यहां पर भी कोड क्या आ रहा है 6। मतलब कि आप ध्यान दीजिए, कनाडा जो भी वर्ड का आपको कोड निकालना है उसमें सारे के सारे वही लेटर्स हैं जो अमेरिका और इंडिया के अंदर थे। ठीक है, सी देखो अमेरिका का पार्ट है, ए देखो इंडिया में भी आ रहा है, अमेरिका में भी आ रहा है, सारे लेटर सेम एज इट इज है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि सी का कोड क्या होगा, देखो यहां पर सी लास्ट से सेकंड प्लेस पे है, तो सी का कोड यहां पर क्या मेंशन किया गया है 5। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 5 से स्टार्ट होगा। ऑप्शंस का रेफरेंस लो, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, या तो सी ऑप्शन है या तो बी ऑप्शन है। फिर हम देखें ए का कोड क्या है, ए का कोड यहां पर क्या था 1 था, देखो हमने जज किया था। एन का कोड देखते हैं, सेकंड प्लेस में एन है तो यहां पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 518, ये 3 कोड तो रहेंगे रहेंगे, आपको बी में अवेलेबल है, यहां पर नो गिवन है, देखो ये आपका कैंसिल हो गया। जितना हो सके ऑप्शंस का रेफरेंस लीजिए, पूरे का पूरा वर्ड का कोड बनाना नहीं है, इससे क्या है आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, कहता कि अ मैन सेल्स अ टेबल 4200 फॉर 4200 एट 25% लॉस। ठीक है, कि एक आदमी ने 25% की हानि से 25% लॉस से 4200 का एक टेबल बेचा। ठीक है, मतलब कि अगर जो उसने 100 की चीज थी वो कितने में बेची 75 रुपए में, मतलब कि उसे 25 रुपीज का लॉस हुआ। इसी तरह आप परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं, मतलब उसने अगर 100% वाली चीज 75% में बेची, तो मतलब कि कितने में बेची थी वो 4200 में, तो 4200 जो है वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब कि 75 रुपए वाली चीज या 100 वाली चीज उसने अगर 75 में बेची, तो ये 75 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रही गाइस, 75% की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रही 4200 के इक्विवेलेंट रही, क्योंकि उसने 25% घाटे या हानि में बेचा ना इसे, तो ये इसका था विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो मतलब जो चीज बेची गई है 4200 वो उसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, और कितने में बेची 75% में बेची, ली उसने 100% से थी, बट उसने 25% जो है वो लॉस से बेची है, हानि हुई है उसको। ठीक है, मतलब कि 75% की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी 4200 के इक्विवेलेंट होगी। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब ये पूछा गया है कि वो उस टेबल को कितने में बेचता कि उसको 25% का क्या होता प्रॉफिट होता। मतलब 25% का लॉस होने की बजाय उसको 25% का क्या होना चाहिए था प्रॉफिट होना चाहिए था। मतलब वो चीज जो 100 वाली है वो कितने में बिकती 125 में सेल करता, तो उससे 25% का प्रॉफिट होता। बट हमारे पास वैल्यू जो है वो सेल प्राइस की क्या है 75% की है, वो 4200 के इक्वल है। अगर गाइस 75% 4200 है तो 1% किसके इक्वल होगा, सिंपल 4200 बटा 75 के इक्वल होगा। बट हमें क्या चाहिए 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 125% की, तो 125 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 25 के टेबल पे देखें तो 3, यहाँ पर देखें तो 5, आगे डिवाइड कीजिए तो कितना है 1400, 1400 गुना 5 कितना हो गया 7000 हो गया। 1400 500 कितना हो गया, सॉरी 5 कितना हो गया 7000। मतलब अगर वो उस चीज को 7000 रुपए में बेचेगा तो ही उसको 25% का प्रॉफिट होगा। हाँ जी गाइस, क्लियर हो गया। अगर यहां से आपको पूछा जाता कि उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ कि उसने वो कितने में खरीदी, तो यहां से आपको क्या करना है, दोनों को 100%, क्योंकि 100% ही हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात, ये 3 हो जाता, ये 4 हो जाता 25 के टेबल पे, ये चीज होता, तो मतलब कितना आ जाता, मतलब वो 5600 5600 में वो चीज खरीदता, तो 25% के लॉस पे उसको क्या होता 4200 का बेचता, और 25% के प्रॉफिट पे वो कितने का बेचेगा 7000 पे बेचेगा। मतलब आप इस रूट वैल्यू से कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो जो जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि जितना भी उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा, ये फिक्स्ड होती है कंडीशन। अगला देखिए, इफ काउ इज इक्वल टू 41 गोट इज इक्वल टू, फिर से आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गिवन है कि काउ का कोड है 41 और गोट का कोड है 43। इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइस जिसमें आपको वर्ड का कोड एक नंबर की फॉर्म में जब भी गिवन हो, इस तरह के नंबर्स गिवन हो 41 43 या कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा ट्राई करो जो भी आपको लेटर की प्लेस वैल्यू गिवन है या उसकी पोजीशन गिवन है, कहीं उनका सम तो नहीं गिवन। अगर हम तीनों नंबर्स को ऐड करें 3 + 15 कितना हो गया, 18 + 23 कितना हो गया 41, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड का कोड कैसे बनाया गया कि वर्ड में जितने भी आपके पास लेटर्स अवेलेबल हैं उन सभी के सभी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, इसी तरह हम डॉग का कोड भी निकाल सकते हैं, तो 4 15 कितना हो गया 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जितना हो सके गाइस आपको अपनी पोजीशन वैल्यूज के ऊपर होल्ड बनाना होगा, जितना जल्दी आपको इन लेटर्स की पोजीशन याद होगी उतना जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व भी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इन अ कंपनी 10 एम्प्लॉयज गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 36,200 ईच, मतलब 10 एम्प्लॉयज को सैलरी कितनी मिलती थी हर एक को 36,200, और उसी कंपनी के 15 एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिलती थी 33,550, और अगले और 15 एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती थी 33,550। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो ये हमें ईच की बात की गई है, हर एक एम्प्लॉय को 36,200 मिलती थी, और इन 15 एम्प्लॉयज में से हर एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती थी 33,550। हमें फाइंड आउट करना है इनकी एवरेज सैलरी क्या होगी। ठीक है, इनकी एवरेज सैलरी। तो गाइस इसे करने के दो तरीके हैं, एक तो वही है ट्रेडिशनल मेथड कि 10 एम्प्लॉयज की जो सैलरी है दैट इज 36,200, तो इसमें आपको ओवरऑल अमाउंट निकालना है, प्लस जो 15 एम्प्लॉयज की सैलरी है वो निकाल लेनी है, टोटल में कितनी है, जो भी इनकी वैल्यूज ऐड होके आएंगी गाइस उनको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिवाइड कर देना है, जो कि आपका एवरेज का एक ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन आपने देखा होगा कि जहां पर चीजें मिक्स होती हैं, ओवरऑल ऐड के बाद आते हैं आंसर, तो उससे आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा आसान बना सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं एलिगेशन। यहां पर हमें गिवन है कि 10 एम्प्लॉयज की जो एवरेज सैलरी थी वो हमें कितनी गिवन थी 36,200, और 15 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी जो थी वो हमें कितनी गिवन थी 33,550। तो हमें निकालना है इन सभी के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी क्या होगी। ठीक है, सभी 25 के 25 के निकालने। तो एलिगेशन का एक रूल है गाइस कि जो ये आपकी एवरेज वैल्यू है ये एक वैल्यू से कम होती है और दूसरे से ज्यादा होती है, ये हमेशा एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे करना है, यहां पर जो इनका डिफरेंस होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा और इनका डिफरेंस जो होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। आई थिंक इतना तो आपको पता होना चाहिए मिक्सचर एलिगेशन में। तो अगर 36,200 में से अगर हम एवरेज वैल्यू x को माइनस करेंगे वो किसके बराबर होगी 15 के। इसी तरह अगर हम x में से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे 33,550 वो किसके इक्विवेलेंट होगी 10 के। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया एलिगेशन का। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 के टेबल पे पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। तो 36,200 ये दो ऊपर चला जाएगा, ये
वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 36,200 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72,400 माइनस 2x इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू ऊपर अगर जाएगी तो क्या बनेगी 3x माइनस, अब 33,550 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, हाँ जी 33,550 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 33,550 को अगर हम डबल करते, 33,550 को अगर हम डबल करते तो डबल करने पे कितनी वैल्यू होती, 67,100। ठीक है, अब इसी में ही 33,550 ऐड ऑन कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में गड़बड़ रहती है गाइस तो इसे डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, इसी में ही 33,550 सॉरी ऐड कर देंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू कितनी आएगी यहां पर। ठीक है, 1,06,50, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन का, इतना तो करना पड़ेगा। 1,06,50 आ गया। अब जो भी है एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रख देंगे, दूसरी विदाउट एनी एक्स वाली टर्म को एक तरफ रख लेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो 5x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1,06,50, तो ये नंबर जो है आपस में ऐड हो जाएंगे, दैट इज 72,400। ठीक है, फिर से ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आ गई वैल्यू 1,73,050 रुपए। तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो यहां पर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आएगा, 34,610, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो ये वैल्यू होती है मिडल वाली वो एक से कम होती है और दूसरे से ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन भी पिक कर सकते थे, ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, तो इन दोनों में से कोई एक बनना था बस। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शंस का रेफरेंस भी ले सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता आपको 15 के साथ, जहां की यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जहां कहीं भी चीजें मिक्स हो रही हो गाइस वहां पर ट्राई कीजिए एलिगेशन का कंसेप्ट ही फॉलो करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज टुडे, मतलब आज की बात की गई है कि राम जो है अपने सन की एज का क्या है, 4 गुना, मतलब अगर आज सन 1 साल का है तो राम कितने साल का है, 4 का है। ठीक है, ठीक है, या अगर मैं इसे x ले लूं तो राम जो होगा वो इसका 4 गुना मतलब 4x होगा। ठीक है, इसी तरह 5 साल के बाद क्या हुआ, 5 years hence राम विल बी थ्राइस हिज सन एज, राम जो है वो अपनी सन की एज का कितना होगा, 3 गुना होगा, मतलब अगर सन 1 है तो राम कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमें बतानी है उनकी करंट एजेस क्या है। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड सुनिए, देखिएगा इस क्या है, अगर हमें राम और उसके सन की एज का अनुपात गिवन था, रेशो गिवन थी, तो वो क्या गिवन थी इनिशियली, अगर सन x है तो राम कितना हो गया, 4x हो गया। बट 5 साल के बाद, मतलब 5 साल जो है राम भी बड़ा हुआ और उसका बेटा भी बड़ा हुआ, 5-5 साल, 5-5 साल के बाद क्या हुआ, जो उनकी रेशो है, अनुपात है राम और उसके सन की, वो क्या बन जाता है, 3:1। ये आपकी इक्वेशन बन गई, बस इससे आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालिए, जिससे आप उन दोनों की आज की एज निकाल सकते हो। ठीक है, तो 4x + 5 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 3x + 15 के, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो x किसके इक्विवेलेंट हो गया, जब मैं 3x को यहां लाऊंगा 4x - 3x हो गया, x किसके इक्वल हो गया, 10 के। अब ये आपकी प्रेजेंट की एजेस थी, तो 4x दैट इज 4 × 10, तो राम की एज क्या है 40 और उसके बेटे की एज क्या है 10। तो आपको यहां पर आंसर क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर बी, जो आज की एज है वो राम और उसके बेटे की कितनी है, 40 और 10। चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, अब 5-5 साल के बाद दोनों की रेशो क्या बनेगी, 3:1 बनेगी, मतलब 5 साल के बाद ये 45 का होगा और उसका बेटा कितने का होगा, 15 का होगा। अगर हम इनकी रेशो देखें तो वो कितनी बन रही है, देखो 3:1 ही तो बन रही है, मतलब आपका जो आंसर है वो क्रॉस चेक करने का तरीका है। अब यहां से क्रॉस चेक करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला, मीना टुक अ कार लोन फॉर ₹2,75,000 फ्रॉम द बैंक, मतलब कि मीना ने जब अपनी कार परचेज की थी तो उसने बैंक से कितना लोन लिया था, 2,75,000 का, 2,75,000। ठीक है, चलिए, शी पेड एन इंटरेस्ट 8% पर एनएम, मतलब कि इस लोन के ऊपर उसने 8% हर साल के तौर पे, ब्याज के तौर पे उनको दिया था। ठीक है, चलो, एंड सेटल्ड द अकाउंट आफ्टर 3 years, तो उसने 3 साल के बाद अकाउंट जो है वो क्लियर कर दिया, सेटल कर दिया, बट 3 साल तक उसने हर साल कितना प्रतिशत ब्याज दिया था, 8%।
एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट शी गेव हर ओल्ड स्कूटर टू द बैंक प्लस ₹3,35,000। तो जैसे उसने ये सेटलमेंट करनी थी या लोन अपना कंप्लीट करना था, ठीक है, तो उसने बैंक वालों को कितनी राशि दी, कितना अमाउंट दिया, 3,35,000 दिया, और साथ में उसने एक पुराना स्कूटर भी दिया था। ठीक है, देखो 8% का हर साल ब्याज भी दिया, अपना स्कूटर भी दे दिया साथ में, और टोटल अमाउंट कितनी दे दी उसने, 3,35,000 की। कि व्हाट प्राइस डिड द स्कूटर फेच, तो आपको बतानी है स्कूटर की प्राइस या वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। लोन जो था या जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो कितनी थी, 2,75,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन था, 8% पर एनम। ठीक है, और कितने टाइम के लिए उसने लोन पे किया, 3 साल के लिए उसने ये प्रतिशत दिया ही दिया, और 3 साल के बाद उसने सेटलमेंट की। मतलब कि देखा जाए उसने 3 साल के लिए 8% ब्याज तो दिया ही दिया था। हाँ जी, क्लियर हो गया। मतलब कि अगर हम फाइंड आउट करें कि उसने कितना इंटरेस्ट दिया, तो हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, 2,75,000। ठीक है, 2,75,000 थी अमाउंट। कितने रेट पे लिया, 8% के ऊपर लिया। ठीक है, कितने टाइम के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे गाइस, तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, सभी को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, पहले वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं उसने 1 साल में 8% क्या दिया है, ब्याज दिया है। 1 साल में कितना ब्याज दिया है, 8%। ठीक है, तो मैं एक बार कहता हूं कि 8% ब्याज हुआ कितना। ठीक है, 2,75,000 का 8% कितना हुआ, इसे हम 8 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। करने की टेक्निक बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे करना है। आप सिर्फ 1 साल का निकालो तो कितना होगा। ठीक है, कितना होगा वो देख लेते हैं, 22,000। जब आप इसे देखेंगे 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 22,000। अगर उसने 1 साल में 22,000 इंटरेस्ट दिया तो दूसरे साल भी 22,000 होगा और तीसरे साल भी 22,000 होगा। तो 3 साल का ओवरऑल कंप्लीट इंटरेस्ट कितना हो गया, 66,000 हो गया। कंप्लीट इंटरेस्ट कितना हो गया, 66,000 हो गया। मतलब कि उसने कितना अमाउंट दिया, 3,35,000 दिया, 3,35,000 दिया। ठीक है, ओवरऑल अमाउंट। ठीक है, बट एक्चुअल उसका लोन कितना था, 2,75,000 का, 2,75,000 का था, जिसमें कि उसने 66,000 तो कितना भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया। तो यहां पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है गाइस, 3,41,000। वैसे उसने अमाउंट पे किया था 3,35,000 बट स्कूटर के साथ, तो ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो स्कूटर की वैल्यू के साथ आ रहा है। तो स्कूटर की वैल्यू भी ऐड ऑन होगी इसमें। तो स्कूटर देखिए, एक्चुअल अगर अमाउंट 3,35,000 का दिया था तो स्कूटर की वैल्यू देखो कितनी रहेगी यहाँ पर। तो स्कूटर की वैल्यू 6,000 थी, तभी तो उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट पड़ा। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 3,35,000 तो दिए दिए, साथ में उसने 6,000 का स्कूटर भी दे दिया, जिस वजह से उसको जो है इतना अमाउंट का लोन पड़ा। ठीक है, इतना इंटरेस्ट उसने पे भी किया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन आते हैं गाइस। सिंपली फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। अगला देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 300 किलोमीटर। ये डिस्टेंस था टू प्लेसेस में, ए और बी में, कितने का, 300 किलोमीटर का। ठीक है, टू राइडर्स ऑन द स्कूटर स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवर्ड्स ईच अदर। दो राइडर्स थे, दो स्कूटर चलाने वाले चालक थे, जिन्होंने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया सेम टाइम पे, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2.5 आवर्स इज 25 किलोमीटर। जब 2.5 घंटे कंप्लीट हो गए तो उनके बीच में गैप कितने का रह चुका था गाइस, 25 किलोमीटर का। मतलब कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ 275 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर लिया था। उन 2.5 घंटे के अंदर उन्होंने 275 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर लिया था, तभी तो 2.5 घंटे के बाद उन दोनों के बीच में कितने का गैप रह गया था, 25 किलोमीटर का। इफ द स्पीड ऑफ द वन स्कूटर इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर, अगर यहां पर एक स्कूटर की स्पीड दूसरे स्कूटर की स्पीड से 10 किलोमीटर ज्यादा थी, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच स्कूटर। तो हमें बताना है
हर एक स्कूटर की स्पीड क्या थी। ठीक है, तो इसे करने के दो तरीके हैं गाइस। आपको यहां पर हमें फॉर्मूला पता है स्पीड का, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच स्कूटर। या तो इसे थ्रू ऑप्शन करो, स्पीड हमें गिवन है, 2.5 घंटे काउंट कर लो, 50 का 2.5 घंटे ट्रेवल करवाओ, कितना डिस्टेंस बना। 60 को किलोमीटर की स्पीड से 2.5 घंटे ट्रेवल कराओ, कितना डिस्टेंस बना। 50 का 2.5 गुना कितना हो गया, 50 का 2.5 गुना 125 हो गया। 60 का 2.5 गुना कितना हो गया, 150 हो गया। तो दोनों ने कितना ट्रेवल कर लिया, देखो 275 ट्रेवल कर लिया। मतलब कोइंसिडेंस देखो, हमारा 275 ही किलोमीटर ट्रेवल हुआ था उन्हीं 2.5 घंटे में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। बाय चांस अगर ये ऑप्शन ना होता फिर आप दूसरा पिक करते, दूसरा ना होता तीसरा ऑप्शन पिक करते। ठीक है, तो बेटर होगा इसे ट्रेडिशनल मेथड से करो, ट्रेडिशनल मेथड से करो। अब मुझे एक बात बताओ, उन्हीं 2.5 घंटे में दोनों ने कितना ट्रेवल किया था, 275 किलोमीटर। ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ठीक है, लेट अस सपोज पहला पर्सन जो है वो एक्स की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, और दूसरा पर्सन पहले से 10 की स्पीड ज्यादा थी उसकी। ठीक है, मतलब अगर एक 10 पे था तो दूसरा 20 पे ट्रेवल कर रहा था। कितना कितना ट्रेवल किया दोनों ने, 2.5 घंटे ट्रेवल किया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो सपोज पहले ने x की स्पीड से ट्रेवल किया 2.5 घंटे, दूसरे ने x+10 की स्पीड से ट्रेवल किया कितना, 2.5 घंटे। ठीक है, मतलब के दोनों ने मिलके 2.5 घंटे ट्रेवल किया, तो उन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया था, 275 किलोमीटर। ठीक है, बस यहां से आपको 2.5 की वैल्यू कॉमन निकालनी है। यहाँ क्या आ गया, x+10 इज इक्वल टू 275। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे गाइस, यह 25/10 हो जाएगा, आगे 10 की वैल्यू ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 25 इंटू 9 या सॉरी 11 कितना होता है, 275। 25 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 275, और 10 अगर जब ये ऊपर चला जाएगा तो 2x+10 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 110 आ गई। सिंपल कैलकुलेशन है, इतना तो हो ही जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए तो यहां पर 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर x की वैल्यू 50 है तो दूसरा जो है पहले से 10 की स्पीड उसकी ज्यादा थी, तो 2x+10 मतलब 50+10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 60। मतलब एक पर्सन जो है वो 50 की स्पीड से जा रहा था और दूसरा पर्सन 60 की स्पीड से जा रहा था। दोनों ने जैसे ही एक साथ चलना शुरू किया तो 2.5 घंटे में उन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया, 275 किलोमीटर। मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज वाला है। अ 7-साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा पॉलीगन, ठीक है, जिसकी 7 भुजाएं हो, साइड्स हो, उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो पॉलीगन देखो आपका गाइस 3 साइड से शुरू हो जाता है, एक क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, जहां पर वो एक पॉइंट से खत्म हो और दूसरे पॉइंट पर वहीं पर आके शुरू हो और उसी पॉइंट पर आके खत्म हो, तो इसे क्या बोला जाता है, ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स हो। 4 वाले को क्या बोला जाता है, स्क्वेयर और रेक्टेंगल। ठीक है, 5 वाले को क्या बोला जाता है, पेंटागन, जिसकी 6 साइड्स हो उसको क्या बोला जाता है, हेक्सागन, और जिसकी 7 साइड्स हो उसको क्या बोला जाएगा, हेप्टागन। ठीक है, और ओक्टा किसको बोला जाता है, जिसकी 8 साइड्स हो। 9 वाले को नैनोगन। ठीक है, 10 वाले को डेका, ऐसे इंक्रीज हो जाता है। पेंटा होता है 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए, और ओक्टा क्या होता है 8 के लिए। तो हेप्टागन किसके लिए यूज होगा, जिसकी 7 साइड्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन या डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है आपका। देखो क्या गिवन है कि जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, कि जूलिया किसी पॉइंट पर अवेलेबल थी, उसने कहां चलना स्टार्ट किया, टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने चलना स्टार्ट किया, फ्रॉम हर हाउस। ठीक है, नॉर्थ की तरफ स्टार्ट करते करते उत्तर की तरफ मूव करते करते थोड़ी देर के बाद आफ्टर अ वाइल शी टर्न राइट, उसने क्या है एक दाहिनी ओर टर्न लिया, राइट की तरफ टर्न लिया। ठीक है, शी फर्दर टर्न राइट, उसने फिर से एक राइट की तरफ टर्न लिया। अब ईस्ट पूरब की तरफ देखते हुए राइट नीचे की तरफ होगा, दाहिना और टर्न लिया। तो हमें बताना होगा विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, तो वो कौन सी डायरेक्शन में देखो फेस कर रही है, वो साउथ की तरफ फेस कर रही है, इसलिए आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, बहुत सिंपल लेवल का क्वेश्चन। अगला देखिए फिर से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस लेवल का क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक है ये सिलॉजिज्म। ठीक है, हालांकि आपके सिलॉजिज्म में टॉपिक जो है वो लिखा नहीं होगा सिलेबस में, लिखा जाएगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में सिलॉजिज्म इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वेन डायग्राम के थ्रू इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, सम बर्ड्स आर डोंकीज, कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो किसका पार्ट है, डोंकीज का पार्ट है। ऑल डोंकीज आर स्टूपिड, सारे के सारे डोंकीज क्या हैं, स्टूपिड है। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया दोनों का। ठीक है, क्योंकि गाइस देखो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का सेशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ टॉपिक नहीं समझ रहे हैं। क्लियर। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड, क्या सारा बर्ड्स का पोर्शन स्टूपिड के अंदर आ रहा है, हमें ऐसा दिखना चाहिए यहाँ डेफिनेट अमाउंट में। ठीक है, आपको कुछ बर्ड्स जो हैं वो स्टूपिड अवेलेबल हैं, हमें इस बर्ड्स का पोर्शन कुछ भी अवेलेबल नहीं है कि इस बर्ड का कंप्लीट स्टूपिड के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम कुछ भी अपने एंड से एज्यूम नहीं कर सकते, मतलब हम इस बर्ड को लेके स्टूपिड के साथ डाउट में है। ठीक है, तो सारी बर्ड्स यहाँ पर स्टूपिड नहीं है, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो स्टूपिड का पार्ट है, ये वाला देखो जो डोंकीज के अंदर आ रहा है, जो कि आपको देखो अगले में गिवन हो गया, सम बर्ड्स आर स्टूपिड, तो ये ट्रू हो गया। इसलिए हमारा देखो हमें 3 और 4 में से बताना था कौन सा ट्रू है, तो ओनली 4 इज करेक्ट, सिर्फ आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहले 2 तो स्टेटमेंट है, 3 और 4 जो है वो कंक्लूजन है। अगला देखिए, अगर कोट ए की वैल्यू 12/5 है तो आपको इस रिलेशन का आंसर देना है, क्या होगा। ठीक है, तो हमें गिवन रिलेशन क्या था गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है, इंटू कोसिकेंट ए, ये चीज गिवन है। तो हमें पता है कि कोसिकेंट ए की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है गाइस, किसका रेसिप्रोकल है वो, साइन ए का। ठीक है, जैसे सीकेंट के पूछे जाए सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, वो कोस का रेसिप्रोकल है, और टेन कोट का रेसिप्रोकल है। अब अगर हम देखें साइन ए इंटू कोस ए, अगर मैं इसकी जगह यहां लिख दूं 1/sin ए, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, तो बाहर वाली वैल्यू को मैंने अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसकी बात करते हैं, कोस ओवर साइन ए, तो कोस ओवर साइन ए क्या होता है गाइस, हमारे पास कोट ए की वैल्यू होती है, तो यहां पर क्या बन गया 1 प्लस कोट ए, और हमें कोट ए की वैल्यू क्या गिवन है, देखो 12/5, 12/5 गिवन है, 1 प्लस कोट ए मतलब 1 प्लस 12/5, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 12 दैट इज 17/5। तो आंसर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 17/5। तो इस रिलेशन की वैल्यू क्या आ गई, 17/5। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे गाइस हमारे पास जो आपके 2016 के आरआरबी एनटीपीसी में पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस थे। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया गाइस आपका क्वांट एंड रीजनिंग का सेशन। ठीक है, अगले सेशन के अंदर हमने ये सेशन कवर कर लिया, 2 क्लासेस में हमने क्वांट और रीजनिंग खत्म किया, क्योंकि सेशन जो है काफी लेंथी चला जाता गाइस अगर एक ही सेशन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, टोटली एग्जाम बेस्ड किए, और अगले सेशन के अंदर हम जनरल नॉलेज का भी सेशन कवर अप करेंगे। ठीक है, जीएस का सेशन भी रहेगा, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। और जनरल नॉलेज में गाइस आपका स्टैटिक पार्ट रहेगा, क्योंकि हम इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। कोशिश रहेगी कि आपका करंट अफेयर्स में बीच में इंक्लूड ना करूं। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं आपको रीसेंट की न्यूज से रिलेटेड आएंगे, पुराने नहीं आएंगे, तो वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे। जितना भी आपका स्टैटिक पार्ट था, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कोई भी स्टैटिक नॉलेज थी, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारी वीडियोस के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले आने वाले वीडियोस के अंदर। और अगर आपको बढ़िया लगती हैं वीडियोस, तो जनरली अगर आपको लगता है कि हाँ एफर्ट्स हमारे सही जगह जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ गाइस, बने रहिए हमारी वीडियोस के साथ, स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे सेफ एंड स्टे होम। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।